मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए जो डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग 40 से 45 क्वेश्चन को इसमें देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है समाजीकरण। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक कौन है? तो सबसे प्रमुख कारण जो है समाजीकरण का वो परिवार होता है। आगे है शैशव काल की अवधि कितनी से कितनी होती है? मतलब शैशव काल की जो अवधि होती है कितनी से कितनी होती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का काल जो होता है वह शैशव काल होता है। आगे है जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। आगे है अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किससे कहते हैं? तो बच्चों के लिए हस्तपरक, यहाँ हो जाएगा हस्तपरक, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी बच्चों से ही अधिकतर गतिविधि करवाना। फिर आगे है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक मतलब शिक्षक समझता है कि लड़का जो है लड़की से गणित में तेज है। तो यह इस एक तरह का पूर्वाग्रह है। क्या है? जेंडर पक्षपाती है, लिंग पक्षपाती है, मतलब पूर्वा मन में बैठा हुआ चीज है। आगे है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, जिस तरह के व्यवस्था है उसी अनुसार से हमको बच्चों को बदलना है। आगे है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। फिर आगे है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति नहीं, प्रकृति है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं होता है। फिर आगे है जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? किस अवस्था में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 11 वर्ष या 11 वर्ष से ज़्यादा को ऊपर का होता है, वही अवस्था होता है। आगे है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित होता है। पठन, पढ़ने में विकार एक तरह का होता है, उससे संबंधित होता है। आगे है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, मतलब अलग से उसको नहीं बल्कि सामान्य बच्चों के साथ ही उसको रख करके शिक्षा देनी चाहिए। फिर आगे है बच्चे हैं दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? मतलब यह किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं? यह किसने कहा है? यह श्रेय किसको जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। आगे है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, यह कौन सी विद्या है? तो यह शिक्षा मनोविज्ञान है। यह शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है?
तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति सुरुचि का विकास करना, सुरुचि नहीं होगा, रुचि का विकास करना। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना है। फिर आगे है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट ने बढ़ावा दिया था इसको। फिर आगे है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो जीन पियाजे ने की। किसने? जीन पियाजे ने किया था। आगे है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क आधा स हो जाएगा, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में। फिर आगे है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। फिर आगे है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है कोल्हर को माना जाता है, कोल्हर को। फिर आगे है, मांटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? किस क्रम से भाषाई विकसित होना चाहिए? तो LSRW। एल से लिसनिंग मतलब सुनना, पहले सुनना, इसके बाद एस मतलब स्पीकिंग मतलब बोलना, सुनना बोलना, इसके बाद आर मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना, इसके बाद डब्लू मतलब राइटिंग लिखना। इसी क्रम में होना चाहिए। पहले सुनना चाहिए, फिर बोलने का अवसर पहले सुनने का अवसर देना चाहिए, फिर बोलने का अवसर देना चाहिए, फिर पढ़ने का अवसर देना चाहिए, बाद तो लास्ट में लिखने का अवसर देना चाहिए। तो मांटेसरी के अनुसार, ये किसके अनुसार है? मांटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? तो LSRW है। फिर आगे है, बच्चे के सामाजिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? तो परिवार प्रभावित करता है, विद्यालय प्रभावित करता है और समुदाय प्रभावित करता है। फिर आगे है, डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया में होता है लिखने से संबंधित विकार, ठीक से लिख नहीं पाता है। आगे है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। फिर आगे है, बहरेपन से क्या अभिप्राय है? तो बहरेपन से अभिप्राय है कि 50 डेसिबल या उससे ज़्यादा का श्रवण दोष, 50 डेसिबल या उससे ज़्यादा का श्रवण दोष को बहरेपन के अंतर्गत रखते हैं। फिर आगे है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। फिर आगे है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं? कौन कौन होते हैं? तो जो दृष्टि बाधित होते हुए होते हैं, श्रवण बाधित होते वो भी होते हैं, शारीरिक निःशक्त जो होता है वो भी होता है, साथ में जो ज़्यादा तेज होता है, सामान्य से ज़्यादा तेज होता है, उसको भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत रखते हैं। फिर आगे है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए अध्यापकों को क्या जानना चाहिए? अध्यापकों को क्या जानना आवश्यक है? तो व्यक्तिक भेदों मतलब अंतर का, व्यक्तियों में क्या अंतर है, बच्चों में क्या अंतर है, उसको जानना आवश्यक है शिक्षक के लिए। फिर आगे है, कौन सा सीखने की ओर संकेत करता है? कौन सा सीखने की ओर संकेत करता है? कैसे हम जानेंगे कि यह सीखने की ओर सीखना चाह रहा है? तो तर्क करना, जो हमेशा तर्क करता है, तर्क वाली बात बोलता है, समझेंगे कि यह सीखने की ओर उन्मुख है। हमेशा प्रश्न पूछता है, ये भी हो गया। और अनुकरण करना, कोई अच्छा काम कर रहा है उसका अनुकरण, उसका नकल करना।
अनुकरण करना, नकल नहीं होगा, अनुकरण करना। फिर आगे है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों व अभिरुचियों को प्राथमिकता देना। बच्चों को जो अनुभव है उसको, और अभिरुचि, किसमें अभिरुचि बच्चा का है उसको प्राथमिकता देना, माने बच्चा को प्राथमिकता देना। आगे है बच्चों को सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। फिर आगे है बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रमाणिक होता है? बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रमाणित होता है? कैसे? तो प्रगति प्रपत्र द्वारा, हमेशा प्रगति प्रपत्र द्वारा देखेंगे कि बच्चों के कितना विकास हुआ है। आगे है मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है किसका? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का है। आगे है बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? बुद्धि लब्धि की माने आईक्यू की, आईक्यू इंटेलिजेंस कॉन्सेंट जो होता है, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा कितना होता है? तो 91 से 110 तक होता है। सामान्य सीमा जो होता है 91 से 110 होता है, और जो 71 से कम वाला जो बच्चे होता है वो जड़ बुद्धि वाले, मतलब मंद बुद्धि वाला होता है। फिर आगे है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। फिर आगे है बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? बच्चे अपना जो कार्य करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, किन कारण से? तो गलत योजना के कारण असफल हो जाता है, भय के। बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? तो गलत योजना के कारण, भय के कारण, उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण। आगे है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? तो जन्मजात होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जो होती है जन्मजात होती है। फिर आगे है सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का अर्थ क्या है? तो अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना, मतलब अपने विचार को तार्किक अभिव्यक्ति करते रहना। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस रूप में से मदद करता है? तो बच्चों के सीखने संबंधी अभिवृत्तियों का ज्ञान कराता है, कैसे बच्चे सीखे उसी का ज्ञान कराता है। तो बच्चों के सीखने संबंधी अभिवृत्तियों का ज्ञान कराता है। आगे है बच्चों को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो अपने माता से प्राप्त होता है। आगे है निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो निगमन विधि का प्रयोग मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ाने के लिए किया जाता है, निगमन विधि का। आगे है आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? तो आगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। फिर आगे है अभिप्रेरणा का संधारक कौन कौन है? तो अभिप्रेरणा का संधारक जो है आवश्यकता होता है और प्रोत्साहन होता है। फिर आगे है बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन 2 व्यक्ति थे? तो जीन पियाजे तथा स्किनर। बच्चों के सीखने के तरीकों, मतलब बच्चे के सीखने के कितने तरीके हैं उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किन 2 व्यक्ति ने किया? तो जीन पियाजे तथा स्किनर ने किया था। फिर आगे है संवेगात्मक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? तो बुद्धि प्रभावित करता है तथा विद्यालय वातावरण प्रभावित करता है संवेगात्मक विकास को। फिर आगे है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार रीति रिवाज गतिविधियां इत्यादि सीखता है समाजीकरण में। आगे है डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया जो है अधिगम विकलांगता है। क्या है? अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन हो जाएगा, अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है, या अंकन हो जाएगा, अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। फिर आगे है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, अर्थात विचारों के धरातल पर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस तरह से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन था इसमें जो इसको देखे हैं। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।